Hello everyone, how are you doing? Hope all of you are doing fantastic, as I always say. So today we are going to continue with the lecture on plastic analysis. लेकिन उससे पहले, जैसे हमारी पुरानी प्रथा चलती आ रही है, पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन होगा, जिस क्विक रिवीजन में हम बात करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है. लेक्चर नंबर 2 वॉज अबाउट प्लास्टिक एनालिसिस का पार्ट 2. ठीक है, उसमें हमने बात की थी. इसमें हमने क्या क्या बात की थी? हमने सेफ मोमेंट की बात की थी, यील्ड मोमेंट की बात की थी, फिर हमने बात की थी सेक्शन मॉडुलस की, फिर हमने बात की थी किसकी? प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की. फिर हमने बात की थी किसकी? इस चीज की बात की थी हमने. फिर हमने बात की थी किस चीज की? इस साइड थोड़ा हटा देता हूँ उसको, आवाज आ रही समझ में. फिर हमने बात की थी किस चीज की? देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस. देन वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टिक एंड द यील्ड मोमेंट कैपेसिटी और उसके फॉर्मूले और न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन कहाँ होते हैं. फिर हमने ये बात भी की थी कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस को कैसे निकाला जाता है. फिर हमने शेप फैक्टर की बात की थी और फिर हमने बात की थी लोड फैक्टर की. फिर हमने लोड फैक्टर को शेप फैक्टर से रिलेट किया था. फिर हमने क्या किया था? हमने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट किया था. ये सब कुछ हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था. फिर हमने क्या किया था? हमने शेप फैक्टर का क्वालिटेटिव जो एक्चुअल मीनिंग है उसको समझने की कोशिश की थी. फिर क्या हुआ था? फिर हमने शेप फैक्टर से इसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं शेप फैक्टर को, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था. फिर क्या हुआ? फिर हमने कुछ रिजल्ट्स देखे थे कि शेप फैक्टर जो होते हैं वो किस किस सेक्शन के लिए कितने कितने होते हैं, किसके लिए मैक्सिमम होता है, किसके लिए मिनिमम होता है. ये सारी चीजें पिछली बार के लेक्चर में हो गई थी. ठीक है, तो होप यू पीपल हैव वॉच्ड दैट लेक्चर. अच्छा हाँ, ये भी हो गया था, एक दो क्वेश्चन भी कराए थे मैंने पिछले लेक्चर में कि रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन से क्या लोड फैक्टर निकाला था हमने. इसमें हमने ट्रायंगुलर सेक्शन से रिलेटेड कंप्रेसिव फोर्स निकाली थी. फिर हमने इस वाले क्वेश्चन में न्यूट्रल एक्सिस, इलास्टिक और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को भी कैलकुलेट किया था. ठीक है, तो आई डोंट थिंक दैट एनी डाउट वुड बी देयर. अगर कोई डाउट है तो जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ आप लोगों को कि आप दोबारा से उस वीडियो को वॉच कीजिए. एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. उसमें जो कुछ भी दिया है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर है. तो उसको आप एक और बार वॉच कीजिए अगर समझ में नहीं आया, और इसके बाद हम आज के लेक्चर को प्रारंभ करेंगे. सो इन टुडेज लेक्चर what we are going to do is, this is lecture number 3 of plastic analysis with me शशांक अवस्थी, your instructor. अब आगे के सफर को आगे बढ़ाते हैं. सफर को आगे बढ़ाने के पहले हम एक सवाल और करने वाले थे कल की क्लास में, पर समय की कमी की वजह से वो सवाल नहीं कर पाए. तो उस सवाल को मैं अभी आपके सामने यहाँ रखूंगा. इस सवाल को और आप नोट कर लीजिए. लिखिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन of width B and height H is stressed in elastoplastic manner. Find the moment of resistance offered by the section. ठीक है, फिर ये डायग्राम बना लीजिए, जो डायग्राम मैं अभी बना रहा हूं आप लोगों के सामने. ये डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट ही है. ये सब चीजें क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में भी दे सकते हैं, डायग्राम भी दे सकते हैं. आपको डायग्राम लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके डायग्राम बनाना आना चाहिए. इलास्टोप्लास्टिक के बारे में मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं जो भी चीजें होती हैं. दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम विच इज सीन इन द इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर.
ये क्रॉस सेक्शन है हमारे पास, ये यहाँ पे, ठीक है, ये एफ वाई के बराबर है, एफ वाई है ये, ठीक है, और ये जो टोटल डेप्थ है दिस, ये जो है ये डेप्थ और ये डेप्थ, ये बोथ इस डेप्थ आर h/4, h/4, और जो बची कुछ बीच की जो डेप्थ है दिस इज h/2, दिस इज h/2, फाइन। सो नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू that you have to find the value of, you have to find the value of, you have to find the value of moment of resistance which is being offered by this cross section, fine। सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, द बेस्ट अप्रोच जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है। मैं इसको देखो, इस क्वेश्चन को मैं बुकिश लैंग्वेज से भी सॉल्व करवा सकता हूं कि एक स्टेप करके सॉल्व करें, लेकिन अगर हम बुकिश लैंग्वेज से जाएंगे, गेट एग्जामिनेशन में वी डू नॉट प्ले बाय द रूल्स, देयर इज नो रूल। आपको किसी भी स्टेप से कैसी भी तरीके से सॉल्यूशन लेके आना है जितना जल्दी हो सके। आप समझिए मेरी बात को, इस एग्जामिनेशन में इट डज नॉट मैटर कि आपने किस तरीके से उसको सॉल्व किया, इट मैटर्स कि आपने उसको सही सॉल्व किया और आपने उसका सही आंसर लेके आया लॉजिकल मीन्स से एज फास्ट एज पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे आपको वही तरीका समझाऊंगा जिसको आपको यूज करना है गेट के पेपर में, ठीक है। सो what is happening is that this is the cross section of width b and height h overall, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो इतना पोर्शन है ना बीच वाला h/2 का, इतने पोर्शन में अभी भी इलास्टिक बिहेवियर है, सही कह रहा हूं क्या, है ना। इतने पोर्शन में अभी भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लीनियरली वेरी कर रहा है डेप्थ के साथ, डेप्थ नहीं बोलूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस के साथ। लेकिन इस पोर्शन के बियॉन्ड, यानी इसके सेक्शन के बियॉन्ड, ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है, ग्रीन से मैं इसको बता देता हूं, ये जो बचा हुआ जो सेक्शन है हमारे पास, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इस बचे हुए सेक्शन में प्लास्टिक बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि एक ही सेक्शन के कुछ पार्ट में इलास्टिक बिहेवियर है और कुछ पार्ट में प्लास्टिक बिहेवियर है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर शो हो रहा है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। अब सर क्या करें सर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो देखो बीच वाले पोर्शन, देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ना दो चीजों की वजह से आएगा। एक तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको मैं अगर नाम दे दूं, मान लो इसको नाम दे दिया ए, और ये जो ऊपर और नीचे वाला पोर्शन है ये दोनों को नाम दे दिया बी। तो कुछ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ए की वजह से आएगा और कुछ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बी की वजह से आएगा। अब हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है। तो देखो पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ए की बात करते हैं। अब ध्यान से देखना, ऊपर के यानी देखो समझो, इस वाले सेक्शन को और इस वाले सेक्शन को अभी भूल जाओ, सिर्फ इतना समझो कि एक छोटा रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये वाला, और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए सिर्फ इतना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर का और नीचे का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भूल जाओ, नहीं है, सिर्फ इतना ही पोर्शन है। तो क्या होगा? तो सर कुछ नहीं, हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर हमने इससे पहले वाली क्लास में? सर हम तो गजनी है सर, हम तो भूल गए, हमने क्या पढ़ा है? हमने सर ये पढ़ा है इससे पहले वाली क्लास में कि दिस इज इक्वल टू Fy इंटू जेड। अरे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यही तो पढ़ा है सर हमने। और फिर हमने फिर ये भी तो पढ़ा था कि z की जो वैल्यू होती है वो होती है bh²/6। ये तो पढ़ा है ना सर हमने। अरे सर लेकिन ये तो उसके लिए होती है ना सर जिसके लिए h की वैल्यू अपने पास पूरा ओवरऑल क्रॉस सेक्शन के लिए होती है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या वैलिड होगा क्या सर इसमें? बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। ये तो सोचने वाली बात है भाई, ये चीज तो गलत हो जाएगी। तो मतलब क्या है? मतलब ये सर कि हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। हमने क्या करना है सर, इस फॉर्मूले में h की जगह पे h/2 को पुट कर देना है, तो h/2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी Fy इक्वल टू bh² डिवाइडेड बाय 4, 6 4 24 होता है।
So this is the value of the moment of resistance which is being offered by the middle portion. The middle portion BH square by 24 into Fy. This is the value of the moment of resistance which is being offered. ठीक है, अब आते हैं दूसरे पोर्शन पे, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू B. ठीक है, अब ध्यान से देखो फिर से, कुछ चीजें ना दिल से निकलती हैं, उन सब चीजों को ना बहुत तवज्जो देनी पड़ती है, अलग से इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, इसलिए इस डायग्राम को मैं अलग से बना के दिखाऊंगा तुम्हें. ठीक है, कुछ चीजों को दिल से इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, इसलिए उनको अलग से बनाना जरूरी हो जाता है, ऐसा है. तो इसीलिए ये वो डायग्राम है जिसको मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो ये डायग्राम मैंने अलग से बना दिया. बीच के पोर्शन को हटा दो क्योंकि वो तो अपना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया. अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. तो हमें इतना पता है कि इतने पोर्शन तक जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, तो बीच की पोर्शन को भूल जाओ. बीच के पोर्शन को हमने कंसिडर कर लिया, हो गया उसका काम, अब उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देनी. ठीक है, तो अब ऊपर और नीचे यानी ये Fy है, ये भी Fy है, और हमें ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच गया और ये नीचे वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच गया. तो अब क्या होगा, अब ये होगा सर कि वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू दीज टू एरियाज. अरे सर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो बहुत इजी होता है ना. क्या होता है सर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? सर हमने एक चीज पढ़ी थी कि फोर्स इनटू लीवर आर्म अगर हम लोग निकाल दें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है. तो सर फोर्स कैसे निकालेंगे सर हम? तो फोर्स तो सर हमें पता है ना कि स्ट्रेस इनटू एरिया के बराबर होता है सर. तो स्ट्रेस क्या है सर? स्ट्रेस तो सर कांस्टेंट है, स्ट्रेस इज Fy एंड व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल टू B इनटू H/4, इसके बराबर है. तो दिस इज द फोर्स व्हिच इज बीइंग अप्लाइड ऑन दिस एरिया एंड ऑन दिस एरिया. यानी ये फोर्स है F, जो फोर्स है हमारे पास, ये F फोर्स यहां पे भी लग रही है और ये F फोर्स यहां पे भी लग रही है. यहां पे कंप्रेशन के तौर पे लग रही है और यहां पे टेंशन के तौर पे लग रही है. तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये दोनों मिलके बनाएंगी सर एक कपल, और ये लीवर आर्म हमारे पास इन दोनों फोर्सेस के बी एप्लीकेशन के जो डायरेक्शन है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम मानेंगे. तो सर लीवर आर्म निकालना तो आसान हो गया ना सर. कैसे? क्यों? इसका सेंट्रोइड यहां, इसका सेंट्रोइड यहां, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी ही तो निकालनी है हमें, यही दैट इज द लिवर आर्म. तो लिवर आर्म की वैल्यू कितनी होगी? ये H/4 है, तो ये आधी दूरी हो गई H/8, ये आधी दूरी हो गई H/8. तो मैं लिवर आर्म को डायरेक्टली ये लिख सकता था कि ये जो दूरी है हमारे पास, ये दूरी H माइनस H/8 माइनस H/8 के बराबर हो जाएगी. बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना मैं. तो H/8 और H/8 मिला के होगा H/4, H माइनस H/4 इज इक्वल टू 3H/4 एंड दिस इज द लिवर आर्म. ये हमारे पास लिवर आर्म की वैल्यू आ गई. तो अब हमें फोर्स की भी वैल्यू पता है, हमें लिवर आर्म की भी वैल्यू पता है, और अब हम लोग डायरेक्टली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज फोर्स इनटू लिवर आर्म. और फोर्स की वैल्यू हो गई Fy इनटू BH/4 और लिवर आर्म की वैल्यू हो गई 3H/4 which comes out to be Fy into 3BH square divided by 16. This is the moment of resistance due to the top and the bottom portion. थोड़ा मैं इसको नीचे कर दूं, एक मिनट. So this is the moment of resistance due to the top and the bottom portion divided by 16. I hope everything is clear now. I hope everything is clear now. तो अब सर इसके पहले वाली स्लाइड में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू A निकाल लिया, दूसरी वाली स्लाइड में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू B निकाल लिया. अब क्या करना है सर? अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना है सर. We just have to add both these values and we will get the value of moment of resistance, that is moment of resistance due to A plus moment of resistance due to B. और इन दोनों वैल्यूज को मैं ऐड कर देता हूं तो ये वैल्यू आएगी Fy इंटू बी एच स्क्वायर बाई 24 प्लस Fy इंटू बी एच स्क्वायर 3BH स्क्वायर बाई 16. और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगर अल्फा Fy BH स्क्वायर की वैल्यू मुझे इसके बराबर है तो इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन में. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ this alpha? Kindly let me know in the comment section.
and I hope this question is clear to each and every one of you. Fine. So this was one of the standard questions which may be asked. This helps you to grasp the concept of elastoplastic behavior of a ductile material, and with this we are done with one of the important aspects of the plastic analysis. Now moving forward, now we have come up to the next part of plastic analysis, that is collapse load calculation. collapse load calculation. अब हम कोलैप्स लोड की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे प्लास्टिक एनालिसिस की मदद से किसी भी डक्टाइल मेंबर या किसी भी स्टील मेंबर में। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कोलैप्स लोड होता क्या है। तो कोलैप्स लोड इज दैट वैल्यू ऑफ लोड विच इज सुपर इम्पोज्ड ऑन एनी मेंबर। जब किसी मेंबर पे कोलैप्स लोड को लगाया जाता है तब उस मेंबर में मैकेनिज्म जनरेट हो जाता है। हाँ सर, आपने अभी इससे पहले वाली क्लास में बताया ना इसके बारे में कुछ। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। इट इज एन अनस्टेबल कंडीशन विच अकर्स in a member when the member has sufficient number of plastic hinges. समझ रहे हैं? मेरा मतलब ये है कि जब एक मेंबर पे हमने लोड लगाया, जैसे मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें मैंने एक लोड लगाया, ठीक है। अब इस लोड की वैल्यू से क्या होगा कि ये बीम डिफ्लेक्ट होती चली जाएगी, ये ऐसी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर ये और डिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर ये और डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पे लगने वाला जो मोमेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट है, वो पहुंच जाएगा हमारे पास एमपी के बराबर। याद करो, इससे पहले वाली क्लास में मैंने एमपी के बारे में तुम्हें बताया था। एमपी इज द प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी होती है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की, जो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन Fy एंड इट डिपेंड्स अपॉन एरिया। मैंने इससे पहले बताया था तुम्हें इसके बारे में, है ना, ये दोनों चीजें। तो अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इसके बराबर हो गई तो मैंने एक और चीज बताई थी कि उससे क्या होगा, यहां पे क्या डेवलप हो जाएगी, यहां पे क्या डेवलप हो जाएगी, एक सुंदर और सुशील प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाएगी सर। सुंदर और सुशील प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाएगी, और सुंदर और सुशील प्लास्टिक हिंज ही वो क्या बोलेंगे, स्टेप है। मतलब प्लास्टिक हिंज ही वो बिहेवियर है जिसके डेवलप होने के बाद अनस्टेबिलिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है किसी भी मेंबर में। अब जैसे ही ये प्लास्टिक हिंज डेवलप हुई, तो प्लास्टिक हिंज के डेवलप होने के बाद ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है वो ये मेंबर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देगा, और ये इसके इंटरनल फाइबर्स में रोटेशन होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटेशन होना शुरू हो जाएगा, और इस रोटेशन होने की वजह से ये मेंबर को हम कहेंगे कि ये मेंबर एट लास्ट दिस मेंबर हैज फेल्ड। अनस्टेबिलिटी होने के बाद दिस मेंबर हैज फेल्ड। समझ में आ गई मेरी बात? तो सर ये पूरी कथा सुनाने के जस्ट पहले आपने कहा था कि आप कोलैप्स लोड बताओगे कि क्या होगा। तो भैया कोलैप्स लोड वो लोड की वैल्यू है जिस लोड पे ये प्लास्टिक हिंज डेवलप हुई है, और ये प्लास्टिक हिंज डेवलप होने की वजह से अनस्टेबिलिटी आई, और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये मेंबर फेल हो गया। और इसी लोड को हमें कैलकुलेट करना है, जिससे हम ये ध्यान में रख सकें कि कभी भी स्टील के मेंबर को अगर हम लोड करें तो इस लोड की वैल्यू से कम ही रहे वो वैल्यू, इस लोड की वैल्यू से वो वैल्यू कम रहनी चाहिए, तभी जाके वो मेंबर स्टेबल बना रहेगा। और इस अनस्टेबिलिटी की कंडीशन को ही मैं कहता हूं मैकेनिज्म। इस अनस्टेबिलिटी कंडीशन को मैं कहता हूं मैकेनिज्म। अर्थात मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म इज एन अनस्टेबल कंडीशन विच इज जनरेटेड in a member when the member is subjected to the collapse load, and collapse load leads to generation of sufficient number of plastic hinges। देखिए मेरी भाषा समझिए, क्या होता है ना, जो मैं एक जो वर्ड बोलता हूं ना, everything has a meaning। मैंने यहाँ कहा है sufficient number, यहाँ मैंने सिर्फ एक प्लास्टिक हिंज बनाई, तो भाई क्या पता इस पर्टिकुलर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एक ही प्लास्टिक हिंज होगा sufficient number।
ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा मेंबर हो जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक फिक्स्ड बीम ले लेते हैं और उस फिक्स्ड बीम पे फिर एक लोड लगाते हैं सेंटर पे, तब क्या होगा कि लोड बढ़ता चला जाएगा तो फिर ये भी डिफ्लेक्ट होता चला जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मेंबर के अंदर प्लास्टिक हिंज बन जाएंगी, यहाँ पे और यहाँ पे, 3 जगह पे प्लास्टिक हिंज डेवलप होंगी। तो इस पर्टिकुलर केस में, यानी फिक्स्ड बीम वाले केस में हमारे पास 3 नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस होती हैं, और जबकि इस वाले केस में यानी सिंपली सपोर्टेड वाले केस में हमारे पास 1 नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज होती है। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज होने की आवश्यकता है सर। अब फिर से एक और बार इस पूरी कहानी को एक बार दोबारा से जोड़ देते हैं मैट्रिक्स को। कोलैप्स लोड वो लोड होता है जिसकी लगाने से सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस डेवलप होती हैं। उन प्लास्टिक हिंजेस के डेवलप होने की वजह से अनस्टेबल कंडीशन आ जाती है, और उस अनस्टेबल कंडीशन को ही मैं मैकेनिज्म कहता हूं। क्या कहता हूं? मैकेनिज्म कहता हूं। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? तो दिस वॉज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ कोलैप्स लोड। अब आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल पोर्शन में। दिस वॉज द थिंग विच आई वुड लाइक टू मेक यू फील। आपको समझ में आ गई, आपको थोड़ा बहुत एहसास मिल गया होगा कि ये प्लास्टिक लोड मैकेनिज्म और ये सब कुछ चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं मैथमेटिकल पोर्शन पे। मैथमेटिकल पोर्शन यानी कि एक्चुअल में कैलकुलेशन करना कैसे है इसका। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए वी यूज द वेरी फेमस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल का हम उपयोग करते हैं। वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल क्या होता है, क्या नहीं होता, दिस यू कैन फाइंड इन लिटरेचर। लिटरेचर यानी किसी भी बुक में या नेट पे आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे उसके एप्लीकेशन, और मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को नेट पे जाके सर्च करें, क्योंकि देखिए कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को खुद अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए। इस पूरी लेक्चर सीरीज में इट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली माई पार्ट, इट इज गोइंग टू बी योर पार्ट एज वेल। अपनी तरफ से भी आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मैं आपसे बोलूंगा, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर इन एग्रीमेंट। हम आपस में एक एग्रीमेंट में है कि मैं भी आपको पढ़ाऊंगा और आपको मेरी बातें माननी पड़ेंगी, तभी जाके आपको इस कोर्स का 100% बेनिफिट मिल पाएगा। आप समझ गए मेरी बात को? तो मूविंग फॉरवर्ड, कोलैप्स लोड कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द थ्योरम ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क के थ्योरम का उपयोग करते हैं। वर्चुअल वर्क का थ्योरम क्या होता है? वर्चुअल वर्क का थ्योरम ये होता है कि द इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन। इसकी लिटरेचर में इसकी डेफिनेशन जरूर आप एक बार सर्च कर लीजिएगा और यहां लिख लीजिएगा, थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिए, वहां लिख लीजिए। ठीक है, मेरा काम है यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीजें समझाना है ना। तो इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, वर्चुअल वर्क का थ्योरम ये कहता है। ठीक है, अब वर्क डन क्या होता है सर? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन सर हमने फिजिक्स में पढ़ा है सर कहीं पे कि वर्क डन इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है कि जब हम फोर्स लगाएं उसकी डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उस फोर्स और उस डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को वर्क डन कहते हैं सर। बिल्कुल, यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो व्हाट इज दिस एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्क डन? एक्सटर्नल वर्क डन इज द वर्क विच इज डन बाय द एक्सटर्नली अप्लाइड लोडिंग। यानी बाहर से जो लोडिंग अप्लाई होती है वो, अगर मान लो कि बाहर से मैंने 100 किलोन्यूटन का लोड लगाया जिसकी वजह से कुछ डेल्टा डिफॉर्मेशन आया उस मेंबर में। ठीक है, इसको ऐसा समझ लो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस सिंपली सपोर्टेड बीम पे मैंने कुछ एक लोड लगाया, ये लोड 100 किलोन्यूटन के बराबर था और इसकी वजह से कुछ डेल्टा डिफ्लेक्शन आया है मेरे पास यहाँ पे। तो मेरे पास जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा दिस विल बी इक्वल टू P इंटू डेल्टा। P इंटू डेल्टा के बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, तो ये तो बात सर समझ में आती है, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। हाँ, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इंटरनल वर्क डन सर क्या हो गया? हाँ, अब यहां से खेल शुरू होता है, यहां से खेल शुरू होता है। खेल ये है कि द इंटरनल वर्क डन इज द वर्क डन एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज। प्लास्टिक हिंज की लोकेशन पे
जितना वर्क डन होगा दैट इज नोन एज द इंटरनल वर्क डन। ठीक है, और ये जो वर्क डन होता है ना, ये पूरा वर्क डन इज ऑलवेज इन अपोज, द होल वर्क डन इज ऑलवेज इन अपोज टू द डिफॉर्मेशन। समझिए मेरी बात को, यानी इंटरनल वर्क डन क्या करता है, ओपोज मतलब डिफॉर्मेशन को कम करने की कोशिश करता है। समझ लो, इंटरनल वर्क डन क्या करेगा, वो डिफॉर्मेशन को कम करने की कोशिश करेगा। एक्सटर्नल वर्क डन क्या करेगा, वो डिफॉर्मेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये जो दोनों वर्क डन है, ये जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को या उस स्टेट को मैं कहूंगा कि कोलैप्स की स्टेट आ गई दादा, प्रलय, प्रलय आ गया, अब तो नहीं बच सकता मेंबर, खत्म है, कुछ नहीं हो सकता। एक मीम भी बना है, ओके टाटा बाय बाय गया, वो एक जो मीम बना है वो बस वही हो जाएगा इस मेंबर के साथ। ठीक है, तो कोलैप्स हो जाएगा। तो कोलैप्स कब होगा, जब इंटरनल वर्क डन बाय द मेंबर is equal to the external work done by the externally applied load, then we can say that the collapse condition has occurred। और इसी collapse condition के ऊपर जो externally applied जो load होगा, यानी इस condition पे जब ये condition meet कर रही है, तब उस point पे जो वैल्यू होगी इस लोड की, उसी लोड को मैं कहूंगा कि ये collapse लोड होगा। मेरी बात समझ गए, मेरी बात समझ रहे हो? यानी जब ये कंडीशन फुलफिल होगी कि इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, तो उस पॉइंट पे जो लोड की वैल्यू है जो इसके ऊपर इंपोज हो रही है, वो लोड की जितनी भी वैल्यू होगी, दिस विल बी नोन एज द कोलैप्स लोड। इसी को कहेंगे कोलैप्स लोड। समझ गए? ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिफरेंट केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोलैप्स लोड पे। ठीक है, केसेस, अब हम केसेस को स्टडी करेंगे। We are going to study the different kind of cases जिसमें हमें कोलैप्स लोड को स्टडी करना है। ठीक है, तो केसेस के लिए सबसे पहला केस है सिंपली सपोर्ट। उससे पहले एक छोटी सी चीज और आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी केस को समझने के पहले, कि कोलैप्स लोड को निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज, टू मेथड्स। ठीक है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है काइनेमेटिक। ठीक है, स्टैटिक मेथड एंड काइनेमेटिक मेथड। इसे हम लोग कहते हैं लोअर बाउंड थ्योरम, और इसे हम लोग कहते हैं अपर बाउंड थ्योरम। लोअर बाउंड थ्योरम में जो फाइनली जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है लोड का, यानी लोड की जो वैल्यू इस थ्योरम का यूज करके हमें मिलेगी, वो वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन द लोअर बाउंड थ्योरम इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन द अल्टीमेट लोड। ठीक है, हाँ सही है। और अपर बाउंड जो थ्योरम होगा, इसकी वजह से जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी लोड की, दिस वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द अल्टीमेट और द कोलैप्स लोड। ठीक है, अब लोअर बाउंड जो थ्योरम है हमारे पास, दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन टू कंडीशंस, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड यील्ड कंडीशन। और काइनेमेटिक्स में जो मेथड है हमारे पास, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसीडर करता है एंड मैकेनिज्म कंडीशन को कंसीडर करता है। ठीक है, तो अब सर हम किस थ्योरम को पढ़ेंगे, हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे कि हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे? सो वी आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू द स्टैटिक पोर्शन, वी आर गोइंग टू गो थ्रू द काइनेमेटिक पोर्शन। हम लोअर बाउंड थ्योरम को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपर बाउंड थ्योरम। ठीक है, अपर बाउंड थ्योरम को पढ़ने के लिए इसीलिए क्योंकि जो P की वैल्यू जो आती है हमारे पास इस अपर बाउंड थ्योरम से, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एक्चुअल लोड।
actual collapse load. That is why it is much more safe to find out the value of to use this kinematic or the upper bound theorem to calculate the value of collapse load. तो collapse load की जो वैल्यू होती है वो हम upper bound theorem से कैलकुलेट करना सीखेंगे. We are not going to study the static method. ठीक है, अब ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी. ये जो कंडीशंस होती हैं इनके बारे में आपको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है. बस इतना जानने की आवश्यकता है कि अपर बाउंड थ्योरम में हमारे पास इक्विलिब्रियम और मैकेनिज्म की कंडीशन यूज होती है और लोअर बाउंड थ्योरम में हमारे पास इक्विलिब्रियम और यील्ड की कंडीशन यूज होती है बस. और स्टैटिक मेथड को हम यूज नहीं करते एनालाइज करने के लिए, काइनेमेटिक मेथड को हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए कि हम किस मेथड का उपयोग करेंगे कोलैप्स लोड को निकालने के लिए. वेज टू कैलकुलेट कोलैप्स लोड. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अगली स्लाइड में अब हम शुरू कर सकते हैं डिफरेंट केसेस. यानी अब हम लोगों को इतना मालूम चल गया कि अब हम किस अप्रोच का उपयोग करेंगे. अब हम उपयोग करेंगे काइनेमेटिक मेथड्स का यानी अपर बाउंड थ्योरम का, और अलग अलग केसेस में हम पता लगाएंगे कि कोलैप्स लोड की वैल्यू कितने के बराबर होती है. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहला केस, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड. सबसे सिंपलेस्ट केस है. एक सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास जिसपे एक कोलैप्स ये P की एक वैल्यू लग रही है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड लोड, और ये इसके सेंटर पे लग रही है. L/2 की डिस्टेंस है, ये L/2 की डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे. अब क्या है, जैसे मैंने कहा द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का उपयोग करेंगे तो इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन करना है. ठीक है, सपोज कि क्योंकि अब इतना तो मालूम है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे पास सबसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो इतना पता है कि मेरे पास हिंज इस पॉइंट पे बननी चाहिए. ठीक है, तो सपोज इस हिंज के बनने के पहले जो डिफ्लेक्शन आया था एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन, उसकी वैल्यू थी डेल्टा. तो डेल्टा की वैल्यू पे P इज इक्वल टू PU के बराबर हो जाएगा, यानी जो लोड है वो कोलैप्स लोड के बराबर आ जाएगा. तो एक्सटर्नल वर्क डन विल बी इक्वल टू द कोलैप्स लोड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, and this delta is the external deflection which is seen by us. ठीक है, अब आते हैं इंटरनल वर्क डन पे. तो अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. ये जो पॉइंट है ये है प्लास्टिक हिंज का पॉइंट. प्लास्टिक हिंज के पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन ऑफर कर रहा है वो है प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर. ठीक है, इससे ज्यादा ये वैल्यू नहीं हो सकती, यानी इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा ये सेक्शन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर सकता. इसी वजह से यहां मैकेनिज्म डेवलप हो गया है. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सेक्शन ये एमपी भी ऑफर नहीं कर रहा है. यानी जो प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये वैल्यू तो ये सेक्शन ऑफर कर ही रहा है. ये वैल्यू तो इस सेक्शन को, इतनी वैल्यू तो ये सेक्शन ऑफर करेगा ही. ठीक है, यानी इतना रेजिस्टेंस का मोमेंट तो इस सेक्शन पे आना, इस पॉइंट पे आएगा ही. लेकिन क्योंकि ये लोड की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है कि जो बेंडिंग मोमेंट एक्सटर्नली अप्लाइड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, दैट इज व्हाई इट हैज रीच्ड एन अनस्टेबल कंडीशन एंड दैट अनस्टेबल कंडीशन इज नोन एज मैकेनिज्म. यानी इस लोड के बढ़ने की वजह से इसके ऊपर लगने वाला जो बेंडिंग मोमेंट है वो काफी ज्यादा है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी से. इस वजह से यहां प्लास्टिक हिंज बन गई जिसकी वजह से मैकेनिज्म डेवलप हो गया है. समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब है कि इस सेक्शन पे लगने वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मोमेंट के बराबर है प्लास्टिक मोमेंट के बराबर. तो जो प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होगा तो इसका मतलब ये है कि देयर हैज टू बी सम कपल which is going to act at this point and that couple will be equal to the plastic moment capacity and that couple will try to make this deformation. जो deformation आया हमारे पास, देखो deformation कितना आया हमारे पास, ये overall deformation कितना है, ये पहली लाइन स्ट्रेट थी यहाँ पे, अब ये लाइन क्या टेढ़ी हो गई. तो ये जो टोटल है ये हमारे पास, ये जो टोटल है हमारे पास ये यहाँ पे जो एंगल है, मान लो ये एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है थीटा. ठीक है, तो जो थीटा जो एंगल है
ये क्या करेगा, एमपी, ये जो रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर जो डेवलप हो रहा है, ये एमपी क्या करेगा, इस थीटा की वैल्यू को जीरो करने की कोशिश करेगा। तो एमपी विल बी नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द डिफॉर्मेशन विल बी नोन एज थीटा। ये बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यानी ये जो डिफॉर्मेशन है ये इसको क्या करेगा, ये एमपी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इस मेंबर को दोबारा से इस पॉइंट पे पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि कोलैप्स लोड पे प्लास्टिक हिंज पहले से डेवलप हो चुकी है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो गई है इससे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, सो finally we have found out that this is the external work done and this is the internal work done. External work done, externally applied load, and the external deformation. Internal work done is the plastic moment carrying capacity and the internal deformation in the form of theta. Fine. अब कुछ नहीं करना है, वर्चुअल वर्क के थ्योरम को उपयोग करना है। वर्चुअल वर्क का थ्योरम हमने इससे पहले पढ़ा था कि वर्चुअल वर्क का थ्योरम क्या होता है, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, तो PU इंटू डेल्टा इज इक्वल टू MP इंटू थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा इज नथिंग बट, ये अगर अल्फा है हमारे पास यहाँ पे एंगल, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है तो मैं इसको मिटा देता हूं, एक मिनट। ठीक है, अब थोड़ी बेसिक ज्योमेट्री देख लेते हैं। बेसिक ज्योमेट्री क्या है? ये डिफॉर्म्ड शेप है, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सपोर्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द ओरिजिनल लेवल। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं सर कि यहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज डेवलप हो गई है और जो प्लास्टिक हिंज है ये इसको दोबारा से अपना शेप रीगेन करना है यहाँ पे। तो आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, इस ओवरऑल थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आई नीड टू फाइंड आउट दिस। फाइन, तो अगर ये वैल्यू है मेरे पास कुछ अल्फा और ये वैल्यू है मेरे पास कुछ दूसरी अल्फा, क्योंकि सिमेट्रिकल है सेंट्रल पॉइंट से, ये दोनों के दोनों सिमेट्रिकल है यहाँ पे। तो ये जो अल्फा है, अब ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। सिंपल ज्योमेट्री, ये अल्फा, ये वाला और ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। कौन सी दो लाइंस पैरेलल है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये एंगल और ये एंगल, इतना आधा एंगल, ये जो है बोथ दीज एंगल विल बी इक्वल बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैथमेटिक्स में पढ़ा है हमने। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर है। यानी ये बचा हुआ जो एंगल है हमारे पास ही यहाँ पे, ये बचा हुआ एंगल नीचे वाला और ये वाला अल्फा, ये दोनों बराबर है। तो डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान से देखना, कि थीटा इज नथिंग बट अल्फा प्लस अल्फा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थीटा इज नथिंग बट अल्फा प्लस अल्फा, है ना। और अगर अल्फा और अल्फा के समेशन के बराबर, यानी 2 टाइम्स अल्फा के बराबर है, अल्फा ये है और थीटा ये है, ये ओवरऑल ये जो है ना, ये पूरा पोर्शन, ये जितना एंगल है, दिस इज थीटा। ठीक है, एंड अल्फा ये वाला एंगल है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो 2 टाइम्स अल्फा के बराबर है। और अल्फा जो है, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, इसके आधे पोर्शन को देखें, तो अल्फा जो है, दिस इज अल्फा, दिस इज L/2, दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा खराब हो गया, ओके, और दिस इज डेल्टा। एंड सिंपल tan अल्फा की जो वैल्यू होगी, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय L/2। अब क्योंकि अल्फा काफी छोटा है, तो tan अल्फा को मैं अल्फा के बराबर भी लिख सकता हूं। ठीक है, tan अल्फा को मैं अल्फा के बराबर भी लिख सकता हूं यहाँ पे। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे अगर कैरी ऑन करूं, तो अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय L/2। ठीक है, अब इस रिलेशन को देखो,
तो डेल्टा की वैल्यू को मैं अल्फा के टर्म्स में लिख सकता हूं, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा इंटू L/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। फिर इस वैल्यू को मैं उठा के लेके आऊंगा, मैं इस रिलेशन में पुट कर दूंगा, तब मेरे पास इसी वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि डेल्टा इज नथिंग बट अल्फा इंटू L/2 इज इक्वल टू MP इंटू थीटा की जगह पे लिख दूंगा 2 टाइम्स अल्फा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज दैट PU is nothing but 4MP by L. Hope everything is clear to you. आशा करता हूं कि आपको ये इतना बड़ा डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो पॉज करो, यही पूरे डेरिवेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनो और पीछे जाओ, और ये जो ज्योमेट्रिकल जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगली स्लाइड में मैं डायरेक्टली ये लिख दूंगा कि MP 4MP by L is equal to PU। आप कहोगे सर इसका उपयोग क्या है? ये MP है, सॉरी, है ना। अब ध्यान से सोचना, लेंथ की वैल्यू हमें पता है, ये लेंथ हमें पता, सिंपली सपोज मीन की कितनी लेंथ होती है। हमें ये भी पता है कि मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की वैल्यू क्या है। अब याद करो, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी Fy पे डिपेंड करती है और A/2 इंटू Y1 बार प्लस Y2 बार पे डिपेंड करती है सर। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये भी पता है। तो जब हमें ये पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरी चीज हमें पता होगी कि नहीं होगी ना। जब ये पूरा रिलेशन हमें पता है तो हमें मालूम है कि अल्टीमेट लोड की वैल्यू कितनी है। सॉरी, अल्टीमेट लोड नहीं, ये PU की वैल्यू कितनी है, हमें ये चीज पता चल गई। और यही जो PU है इसी को मैं कहता हूं कि दिस इज द कोलैप्स लोड। यही होता है सर कोलैप्स लोड जो हमें निकालना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। और इस लोड से हमें वैल्यू को, स्ट्रक्चर पे लगने वाली लोड की वैल्यू को इस लोड से कम ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। सो दिस वाज, ये पहला केस था हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम विद कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ठीक है, अब आप लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले केस पे। द नेक्स्ट केस इज सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL। नेक्स्ट केस इज सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL। ठीक है, मामला वही का वही रहने वाला है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लूंगा जिसकी लेंथ होगी L और इस पे लगने वाला जो UDL होगा ये होगा ओमेगा के बराबर। ठीक है, अब क्या होगा सर? अब ये होगा सर कि वी आर नाउ अगेन गोइंग टू ड्रॉ द डिफॉर्म्ड शेप। अब देखो आप पूछेंगे सर ये प्लास्टिक हिंज यहां क्यों नहीं डेवलप हो रही, ये यहीं पे क्यों डेवलप हो रही है? तो मेरी बात समझो मेरे बच्चों, बात यह है कि अगर हम इसका एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं जो इसी प्रकार का नजर आता है, ऐसा, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे आता है नहीं आता है? स्टैंडर्ड मॉड्यूल में हमने पढ़ा है। तो अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे आता है, इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक हिंज, हमने इससे पहले ये चीज डिफाइन की थी कि प्लास्टिक हिंज एक बिहेवियर होता है, एक एक्चुअल हिंज नहीं होती। ठीक है, प्लास्टिक हिंज एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे इंटरनल फाइबर्स रोटेट करना शुरू हो जाते हैं, घूमना शुरू हो जाते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनसफिशिएंट टू काउंटरएक्ट द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लास्टिक हिंज उन्हीं पॉइंट्स पे तो बनेगी जिन पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। समझ रहे मेरी बात? जहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहीं तो वो एक्सीड करेगा या इक्वल हो जाएगा MP से।
क्योंकि प्लास्टिक हिंज वहीं तो बनेगी जहां पे प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा है। अब अगर मैं इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी यानी सपोर्ट वाले पॉइंट्स को देखूं तो इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स पे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो है सर। जब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ही जीरो है तो प्लास्टिक हिंज बनेगी क्यों इन दोनों पॉइंट्स पे? समझ रहे हो? तो प्लास्टिक हिंज के बारे में पता लगाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वो ये है कि हम वो पॉइंट का पता लगाएं जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है हम उन पॉइंट्स के बारे में पता लगाएं, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हम इन पॉइंट से प्लास्टिक हिंज डेवलप होगी। बाकी और भी कंडीशन है वो हम समय के साथ जितने भी मैं केसेस करवाऊंगा उन केसेस के अलावा और कोई भी केस आपके सामने कभी भी नहीं आएगा। तो इन्हीं सब केसेस में जहां जहां प्लास्टिक हिंज बनेगी बस वही केसेस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब मूविंग फॉरवर्ड, अब दोबारा निकालते हैं कोलैप्स लोड की वैल्यू। कोलैप्स लोड क्या होता है? फिर से वही अपनी पुरानी कथा, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। अगर ये सेंट्रल डिफ्लेक्शन डेल्टा के बराबर है और ये मेरे पास थीटा के बराबर है यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास ओवरऑल, क्योंकि अब देखो ये यूडीएल है, ध्यान से देखना, वहां पे सिंगली अप्लाइड लोड था वो भी सेंट्रल पॉइंट पे, तो वहां पे हम सीधे लोड को उस डिफ्लेक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन क्योंकि एक यूडीएल है और उसमें डिफॉर्मेशन भी एक डिस्टेंस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हम इसको ऐसे नहीं निकाल सकते। हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क डन में यूडीएल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन द एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी ओमेगा को ये जो ट्रायंगल का जो एरिया है ना, ये वाला ट्रायंगल का, इस पूरे ट्रायंगल का ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एरिया से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को यूडीएल को। तो एरिया किसके बराबर होगा? हाफ डेल्टा टाइम्स एल के बराबर होगा। कोई इसमें तो कोई शक नहीं है ना। ये अगर एल लेंथ का मेंबर है तो एक्सटर्नल वर्क डन इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर इंटरनल वर्क डन पे आओ, क्योंकि प्लास्टिक हिंज इसी पॉइंट पे डेवलप हो रही है, तो इंटरनल वर्क डन वही रहने वाला है जो पहले निकाला था, एमपी इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू फिर से वही 2 अल्फा के बराबर हो जाएगी, तो एमपी इंटू 2 अल्फा, ये हो गई हमारे पास। अब रिलेशन वही का वही रहने वाला है। क्या रिलेशन था? इससे पहले भी हमने एक चीज की थी। क्या की थी हमने इससे पहले? एक चीज याद करो, इससे पहले हमने एक चीज की थी क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। यहाँ पे ये अल्फा के बराबर है, ये डेल्टा के बराबर, ये L/2 के बराबर है। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाय L/2 मैंने पहले लिखा था, तो डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा इंटू L/2 के बराबर होगा, ये भी पता है मुझे। तो मैं अब इन दोनों वैल्यूज को, कौन सी दोनों वैल्यूज को? ये दोनों जो है, इन दोनों का उपयोग करके मैं डायरेक्टली इसमें पुट करूंगा। कैसे पुट करूंगा सर? ओमेगा इज मल्टीप्लाइड बाय हाफ डेल्टा की जगह पे अल्फा L/2 इंटू एल इज इक्वल टू MP इंटू 2 अल्फा। ठीक है, फिर इसी को सॉल्व करूंगा मैं। कैसे? ये थोड़ा सा इस साइड हो रहा है, मैं इसको मिटा के थोड़ा अंदर लिख दूं। MP इंटू 2 अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से एक बार सॉल्व करके देखता हूं, तो दोबारा से एक बार सॉल्व करता हूं आगे। तो 2 टू द 4, ये अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो गया, 2 टू द 4, तो ओमेगा इंटू एल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स MP। तो ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा यू लिखिए इसको, ओमेगा यू। ठीक है, ओमेगा यू इसलिए लिखिए क्योंकि यू अगर इसमें नीचे सबस्क्रिप्ट में लगता है तब जाके इस यूडीएल की वैल्यू को कोलैप्स लोड के बराबर माना जा सकता है। तो ये हो जाएगी 8 MP बाय एल स्क्वायर के बराबर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द यूडीएल। ये वो यूडीएल की वैल्यू होगी जिस यूडीएल की वैल्यू पे ये बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम कोलैप्स कर जाएगी। मेरी बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, सो दिस वाज ऑल which I would like to tell you in case number 2, and this case is the simply supported beam with UDL case. इसके पहले वाला जो केस था वो केस कौन सा था?
इसके पहले वाला केस था सिंपली सपोर्टेड बीम विद कॉन्सेंट्रेटेड लोड केस। अभी हमने दो केसेस को डिस्कस कर लिया है, मेरी बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड ये दो चीजें हो गई हैं हमारे पास यहां पे। अब हम तो बेसिकली तीन ही टाइप की बीम्स में कोलैप्स लोड को निकालने की बात आती है, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है। इन तीनों के लिए ही हमें निकालना है, जिसमें से सिंपली सपोर्टेड बीम को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे, दैट इज द फिक्स्ड बीम केस। सेकेंड थिंग इज फिक्स्ड बीम केस विथ फिक्स्ड बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड। हम इस केस को अब सॉल्व करेंगे। तो एक फिक्स्ड बीम लेंगे, ये हमारे पास एक फिक्स्ड बीम है, इसके यहां पे बीचों बीच एक लोड लग रहा है जो कि P के बराबर है। अभी PU नहीं लिखेंगे क्योंकि PU अगर लिख देंगे तो यहाँ पे प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाएगी। चलिए तो काम करते हैं, PU डायरेक्टली लिख देते हैं। तो अगर PU इसमें लिख देंगे हम तो क्या होगा, एक मिनट, P इज इक्वल टू PU अगर लिख देंगे तो क्या होगा कि यहां पे ये इस तरीके से डिफॉर्म करेगा कि यहां पे प्लास्टिक हिंज डेवलप होगी। अब आएगा सवाल दिमाग में कि सर प्लास्टिक हिंज डेवलप होगी यहां पे, ये तो बात सही है सर, लेकिन एक बात बताइए कि अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पोर्शन याद करूं तो सर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शायद ऐसा कुछ बनता है सर, ये इस प्रकार का कुछ बनता है, जहां पे ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो सर मेरे हिसाब से सर सोचने वाली बात है कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, ये तीनों पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट है इसकी वैल्यू लगभग एक जैसी है। अगर एक जैसी ही नहीं है तो कॉन्सेंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट आ रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो इसका क्या मतलब निकलता है सर? इसका मतलब ये निकलता है सर कि ये जो हिंज है ये वाली, इसके अलावा दो और हिंजेस डेवलप होंगी, एक हिंज यहां डेवलप होगी और एक हिंज यहां डेवलप होगी। जब तक ये तीन हिंजेस डेवलप नहीं हो जाती तब तक ये स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा, बिकॉज 3 इज द सफिशिएंट नंबर ऑफ हिंजेस। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? ठीक है। अब बात क्या आती है? अब बात आती है सर ये तो सही है, एक और बात छोटी सी आप एक और हमें बता दो कि इनसफिशिएंट नंबर ऑफ हिंजेस की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। सफिशिएंट नंबर तो भी एक आइडिया तो हमें चाहिए ना, कि आइडिया तो हमें मिले कि कितनी सफिशिएंट नंबर ऑफ हिंजेस की जरूरत पड़ेगी किसी भी मेंबर में। जब तक आइडिया नहीं होगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो मेंबर है ये फेल करेगा कि नहीं करेगा, ये कोलैप्स करेगा कि नहीं करेगा? ये बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं है? तो कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा। आसान क्या है कि n, if n is the number of sufficient hinges, then is n की वैल्यू ds+1 के बराबर होती है। किसी भी मेंबर में जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी होती है उसकी वैल्यू से, ये डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी है। अब कोई मुझसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या होती है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। उसकी वजह यह है कि ये टॉपिक आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, या हमारे एक और नाम जिसको दिया जाता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। इस टॉपिक को हम उसमें पढ़ते हैं। तो कृपया कर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी के कैलकुलेशन वाले सवाल एक बार जरूर सॉल्व कर लें। इन सवालों को एक बार जरूर सॉल्व कर लें, तभी आप बता पाएंगे कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस विच आर सफिशिएंट इनफ टू लीड टू कोलैप्स। कोलैप्स कॉज करने के लिए कितनी प्लास्टिक हिंजेस की जरूरत होती है? समझ गया मेरी बात को मैं कह रहा हूं, है ना? तो मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारे पास एक
ये वाला पोर्शन तो हो गया। नाउ हम दोबारा से अपने टैग पे पहुंचते हैं। ये वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को आप अलग से लिख लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को आप अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोबारा अपनी कहानी पे। कहानी क्या थी? कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट कोलैप्स लोड फॉर अ फिक्स्ड बीम विद कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो इतना तो समझ में आ गया सर कि फिक्स्ड बीम में 3 जगह पे हमारे पास हिंजेस डेवलप होती है, ठीक है। फिर वही कहानी, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे हम, और इंटरनल वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन में सबसे पहले एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे तो वो तो वही रहने वाला है, PU इंटू डेल्टा, जो इससे पहले रहा है। इंटरनल वर्क डन किसके बराबर होगा? इंटरनल वर्क डन सर हमारे पास ये अगर अल्फा है, ये अगर हमारे पास अल्फा है, और सर ये अगर हमारे पास बीच वाला जो पोर्शन है थीटा है जो कि 2 अल्फा के बराबर होता है। अब मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, तो ये होता है। तो ये जो वैल्यू होती है इंटरनल वर्क डन की, दिस इज नोन एज, अब हमारे पास क्योंकि एमपी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द लेंथ। तो यहां पे भी एक एमपी लगेगा इस डायरेक्शन में, यहां पे भी एक एमपी लगेगा और यहां पे भी एक एमपी लगेगा। अब क्योंकि ये तीनों एमपी, ये जो तीनों मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू डिफॉर्मेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इस वजह से इन तीनों का जो इंटरनल वर्क डन होगा उसका साइन जो होगा वो सेम होगा। इंटरनल वर्क डन क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन के ऑपोजिट लग रहा है ना, तो तीनों केस में ऑपोजिट ही लग रहा है। तो तीनों केस में जो वर्क डन जनरेट हो रहा है इंटरनली, दैट वर्क डन इज गोइंग टू बी ऑफ द सेम साइन, क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक समेशन करना पड़ता है, ठीक है, साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये जो इंटरनल वर्क डन है, ये ऑलवेज इट इज गोइंग टू ट्राई टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन। इसका मतलब एमपी सर यहां भी लग रहा होगा, एमपी सर बीच में भी, और एमपी सर यहां पे भी लग रहा होगा, मोमेंट ऑफ प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। तो अब मैं इन तीनों के नाम दे देता हूं, ये नाम दे देता हूं ए, इस पॉइंट का नाम देता हूं बी, इस पॉइंट का नाम देता हूं सी, है ना। अब देखते हैं, ए पॉइंट पे अगर मैं ढंग से देखूं तो एम बी इंटू एल्फा के बराबर है, प्लस बी पॉइंट पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो एम बी इंटू 2 अल्फा के बराबर है, प्लस सी पॉइंट पे अगर मैं ध्यान से देखूं एम बी इंटू एल्फा के बराबर है। ये तीनों की तीनों वैल्यू अलग अलग पॉइंट के लिए है, ये ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए। इसलिए मैंने इन तीनों पॉइंट्स को अलग अलग नाम दे दिया था, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि हम एक सिंपल एक बीम ले रहे हैं, इसकी लेंथ एल है, तो ये तो मैं बार बार स्पेसिफाई नहीं करूंगा, एक लेंथ एल वाली बीम हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब ये 2, एक 3, एक 4, तो 4 टाइम्स एम बी इंटू एल्फा के बराबर हो गया इंटरनल वर्क डन, और एक्सटर्नल वर्क डन हमारे पास उतना ही है, कितना है? पी इंटू डेल्टा के बराबर। अब सर अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं सर, जो इससे पहले किया था दोनों को बराबर कर देंगे। उसके पहले हम वही, हमारा एक ट्रायंगल बनता है हर बार, ये अल्फा की वैल्यू, ये L/2 की वैल्यू, ये डेल्टा की वैल्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाई L/2, ये दोनों यहां चलेगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा इंटू L/2, ये रिलेशन तो हमें पता है सर। तो यहां पे इसको हम लोग पुट कर देंगे, यानी PU इंटू अल्फा L/2 इज इक्वल टू 4MP अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, और मेरे पास जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज PU इज इक्वल टू 8MP/L, ये 8MP/L, ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू गेट, ये वो कोलैप्स लोड की वैल्यू है, जो कोलैप्स लोड की वैल्यू पर एक फिक्स्ड बीम जिस पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा है वो कोलैप्स हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अब मैं थोड़ा और IITN वाला दिमाग चलाते हैं। कैसे? जरा कंपेयर करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम और फिक्स्ड बीम को। सिंपली सपोर्टेड बीम में PU की वैल्यू कितनी आई थी? जरा देखो, प्रीवियस स्लाइड को उठाओ, कितनी आई थी? 4MP/L आई थी, बहुत बढ़िया सर। और इसमें कितनी आई है? 8MP/L आई है। तो दोनों को लिख लेते हैं, 4MP/L एंड PU इज इक्वल टू 8MP/L। अब आप सर ये बताइए कि ये क्या नया लॉजिक, ये क्या नई चीज है?
एनालाइज करो सिचुएशन को। देखो एमपी, मैं फिर से कहूंगा, एमपी डिपेंड करता है एफवाई पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन पे। मैं बार बार कहूंगा, क्यों कहूंगा? क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हम एक ही टाइप का मटेरियल लेके चले हैं, एक ही क्रॉस सेक्शन को लेके चले हैं, तो ये जो वैल्यू रहेगी, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास एक ऐसा मटेरियल है जिसकी एमपी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो अगर हमारे पास एमपी बाय एल की वैल्यू अगर मेरे पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में 10 के बराबर हो गई, तो पीयू की वैल्यू हमारे पास 40 हो जाएगी, और इसके केस में पीयू की वैल्यू हमारे पास 80 हो जाएगी। मतलब सर कि फिक्स्ड बीम में का कोलैप्स कराने के लिए हमें लगभग 2 गुने लोड की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को कि नहीं आ रही है? कितने? यानी कि जितना लोड, अगर मान लो कि यहां 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो फिक्स्ड बीम के केस में हमें 40 का 2 गुना यानी 80 किलो न्यूटन का लोड लगाना पड़ेगा। अगर सेम बीम में हमने सेम मटेरियल में, सेम क्रॉस सेक्शन में और सेम मटेरियल में हमने एक फिक्स्ड बीम का उपयोग किया तो। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू एंड वाइंड अप विद दिस प्लास्टिक एनालिसिस। इस आखिरी पॉइंट को और कर लेते हैं। दिस इज केस नंबर 4। सिंपली सपोर्टेड तो हो गया, सिंपली सपोर्टेड नहीं, फिक्स्ड बीम विथ यूडीएल, चौथा केस। ठीक है, अब फिक्स्ड बीम ये रही और ये इस पे लगा यूडीएल, हमने ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये एल है हमारे पास यहाँ बीचों बीच। कोलैप्स होगा तो क्योंकि सिमेट्रिकल है तो फिर से मैं कोलैप्स का एक फिगर बना दूंगा। ये यहाँ कोलैप्स हो रहा है, सेंट्रल पॉइंट लेफ्ट राइट, यहाँ पे एक पूरा यूडीएल लगा हुआ था, तो 3 हिंजेस इसमें भी बनेंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ हिंजेस हैं वो किसके बराबर होती है? ds+1 के बराबर होती है, मैंने इससे पहले बताया आपको। तो नंबर ऑफ हिंजेस 3 होंगी, ए सी और बी के बराबर होंगी। अगर सेंट्रल डिफ्लेक्शन डेल्टा है तो फिर से अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन से वर्चुअल वर्क मेथड का उपयोग करके एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स हाफ डेल्टा इंटू एल। ये एल लेंथ का है, ये एरिया हमने कौन सा एरिया लिया था? इसके पहले भी मैं केस नंबर 2 में आपको बता चुका हूं कि यूडीएल के केस में हमें डिफ्लेक्शन के अंडर के पूरे एरिया को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरनल वर्क डन की वैल्यू फिर कितनी होगी? इंटरनल वर्क डन की वैल्यू होगी हमारे पास किसके बराबर? एमपी टाइम्स ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये हमारे पास 2 अल्फा हो गया। तो ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, एमपी प्लस एमपी इंटू 2 अल्फा प्लस एमपी इंटू अल्फा। अब ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, 2 1 3 1 4 इज इक्वल टू एमपी इंटू 4 अल्फा इज इंटरनल वर्क डन। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क डन को अब मैं क्या करूंगा? इक्वेट कर दूंगा। उसके पहले वही चीज जो मैंने इससे पहले भी बताई थी, क्या? डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल बाई 2। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले कि ये चीज कहां से आई है, वो आप इसके पहले वाली केस को देख के आप समझ सकते हैं। इस वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, ओमेगा की वैल्यू को ओमेगा यू के बराबर लिखूंगा हर जगह पे, क्योंकि ओमेगा यू डिनोट्स द कोलैप्स लोड, दैट इज हाफ इंटू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू एल बाई 2 इंटू एल इज इक्वल टू एमपी इंटू 4 अल्फा। अल्फा की अल्फा वैल्यू कैंसिल हो गई हमारे पास, और ये जो वैल्यू आएगी दिस इज एल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ओमेगा यू इज इक्वल टू 4 to the 8, 8 to the 16 एमपी बाई एल स्क्वायर, 16 एमपी बाई एल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कोलैप्स यूडीएल। कोलैप्स यूडीएल की वैल्यू है ये
समझ गए आप मेरी बात को? अब फिर से वही काम करेंगे जो इससे पहले किया था। क्या किया था इससे पहले? हमने इससे पहले ये देखा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमें कितने की जरूरत होती थी? यूडीएल की 8 MP/L² की जरूरत होती थी, और अभी फिक्स्ड वाले के लिए हमें कितने की जरूरत है? 16 MP/L² की जरूरत है। तो फिर से यूडीएल की वैल्यू क्या हो गई? डबल हो गई। यानी फिक्स्ड बीम के लिए हमें डबल यूडीएल लगाना पड़ेगा, तब जाके वो कोलैप्स होगा। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ऐसे कंपैरेटिव टाइप के क्वेश्चन गेट में काफी पूछे जा सकते हैं। आपको एनालाइज करना आना चाहिए सिचुएशन को। ठीक है, so this was all which I would like to discuss in today's lecture. I know today's lecture has been long enough, but it was very necessary to understand each and every concept clearly. अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मेरी जैसी पहले आप लोगों को सलाह होती है कि आप एक बार फिर से इन सब चीजों को वॉच कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वॉच कीजिए। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक लाइन जो मैं यहाँ कह रहा हूं उसमें एक ना एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सब चीजें समझने में काफी साल लग जाते हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बार बार देखिए उन्हीं वीडियोस को, ध्यान से समझिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू वाइंड अप विद प्लास्टिक एनालिसिस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द न्यू टॉपिक दैट इज कनेक्शंस एज सून एज प्लास्टिक एनालिसिस एंड्स। और फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल for being patient enough to listen to the entire lecture and enjoying the lecture as well. If you people understood each and every concept which I had tried to deliver, जो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ डिलीवर करने के लिए, तो कृपया कर वो नीचे जो लाइक बटन है उसको क्लिक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।